दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे 7 क्लास ज्योग्राफी का 8वां अध्याय मानव पर्यावरण और न्यून क्रिया और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उनके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया था, दूरस्थ भूस्थल वहाँ रहने के वाले लोगों की तस्वीरें हमेशा आकर्षित करती थी। आगे है, रेणुका उन तस्वीरों में तुम विश्व की विभिन्न भागों के लोगों को जो देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारे ही तरह दिखते हैं। कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। जो आपको ऊपर में चित्र दिखाया गया है, ये अनेक प्रकार के जहाँ-जहाँ लोग रहते हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये इन सभी के रहन-सहन और इत्यादि जो भी कार्य हैं, ये सब हमारे जैसे ही हैं, वो ये कहता है। और जो जहाँ पर जो रह रहे हैं, जैसे रेगिस्तान में रह रहे हैं, जो ऊपर के क्षेत्रों में बर्फीली प्रदेशों में रह रहे हैं, ये सब जो है भले अलग दिखते हैं, लेकिन हमारे जैसे ही हैं। यहाँ पर आपको कहता है देखने के लिए, जो क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच मतलब हेडगियर एवं घास के अष्टक पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर लिया। जब स्पेन के अन्वेषकों ने नदी की खोज किया, इस नदी की, अमेजन नदी के, तो क्या किया, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे थे आदिवासी, उन पर क्या किया, हमला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़ोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। और जो यह आक्रमण क्या हुआ, उस समय के जो अमेज़ोन्स के नामक एक महिला थी, वहाँ योद्धाएँ थी, जो उनका याद ये दिलाता है। ये आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन के रोमन साम्राज्य के अमेज़ोन्स नामक महिला योद्धाओं की याद दिलाता है। और अमेज़न के बारे में इस प्रकार जो है यहाँ का नाम जो है क्या पड़ गया, तो अमेज़न पड़ा। और यह किस महिला का नाम था? वहाँ के रोमन साम्राज्य के अमेज़ोन्स नामक जो है एक महिला योद्धा थी, उनके नाम से यह अमेज़न नाम पड़ा। अब हम अमेज़न के बारे में पढ़ेंगे, तो बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम चित्र को देखेंगे, तो ये चित्र अमेज़न का है। उसमें जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। और यह जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है ये स्थित है। ये देख रहे हैं, कर्क रेखा और ये मकर रेखा के ये जो बीच में जो स्थित है, ये क्या है? ये अमेज़न बेसिन है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग में को भूमध्यरीय प्रदेश, जो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। कब, कहाँ, किसको कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश? जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर है और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, और अमेजन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंची। तो इस प्रकार इसको हम देख सकते हैं। आगे है शब्दावली। सहायक नदियाँ। सहायक नदी हम पहले भी पढ़े हैं। सहायक नदी क्या होती है? यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस नदी के
जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वहाँ बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बेसिन या जल संग्रह क्षेत्र। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो अमेज़न बेसिन है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। नदी बेसिन किसको कहते हैं? तो आपको पहले ही पढ़े थे, सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ से वह उस पानी को लेकर जाएगी वो बेसिन क्षेत्र कहलाएगा। और यह जो है अमेज़न बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में यह बेसिन है, अमेज़न बेसिन। आप याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है जलवायु। जलवायु क्या है? तो जलवायु जो है आप समझेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। अभी ऊपर में हम पढ़े थे। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं जलवायु रहती, नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च उच्च होती है और रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। आगे है वर्षावन। वर्षावन क्या है? ये देखिए अमेज़न वन के जो चित्र आपको दिखाए गए हैं। वर्षा वन है इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ यहाँ की भूमि का सघन वन उगाते हैं, और यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तो सघन वन उगाते हैं। वह वन जो होता है, वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, और पत्ती और शाखा जब एक साथ होते हैं तो छत बन जाती है। जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो होता है धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ये याद रखेंगे, परजीवी पौधों में आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। यहाँ पर वही हो सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश में नहीं, बल्कि बिना सूर्य के प्रकाश में भी वो अपना वृद्धि कर सके। आगे है वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन, पंछी, ये जो देख रहे हैं टूकन है, गुंजन पंछी ही है। रंगीन परछित वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पंछी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पंछियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं जो ये चींटी खाते हैं, ये टैपीर है, ये पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी भी प्रजातियां सांप के हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन अब असाधारण रूप से समृद्ध है। अब क्या आप जानते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसके बारे में देखेंगे तो क्या आप जानते हैं, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, और जो है मेढक क्या करता है, इस जल के उपयोग को अंडा देने में इस पॉकेट का उपयोग करता है। आगे है वर्षा वन के निवासी। वर्षा वन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए
फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो हैं फसलों पर ध्यान रखती हैं। पुरुष क्या करता है तो शिकार करता है, मछली पकड़ता है, और महिला क्या करती है तो फसल पर ध्यान देती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। क्या क्या? टेपियोका, अनानास और शकरकंद। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन पद्धति कृषि पद्धति का प्रयोग करती है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कासावा भी कहते हैं, और इसका जो मुख्य आहार आहार क्या है? मेनियोक, जिसको क्या कहा जाता है? कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी इसको जो है चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। और यहाँ पर नगदी फसल कौन-कौन है? मक्का है, कोको है, कॉफ़ी, ये सब क्या है? नगदी फसल हैं। उससे पहले अब हम देखेंगे क्या, तो क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन किसको कहते हैं? कर्तन एवं दहन की पद्धति किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ कर लेता है, फिर उसको जलाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, तथा जो है इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार-बार प्रयोग से मिट्टी क्या होता है? पोषक तत्व का कमी हो जाता है, अभाव हो जाता है। इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे-छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ हो बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। मतलब कर्तन और दहन के उपयोग को इस प्रकार से किया जाता है। आगे है वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में जो है वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्तों के आकार जो है आकार वाले छप्पर के घर में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मल्लोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत जो होता है तीव्र ढलान वाली होती है। ये सब अमेज़न बेसिन के बारे में आपको बताया जा रहा है, किस प्रकार से वहाँ लोग रहते हैं, किस प्रकार से खेती होती है, कहाँ कैसा जो है उनका खाना होता है, इस प्रकार से कैसे अपने जीवन वो यापन करते हैं। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन जो है धीरे-धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग की जो है था एक ही मात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया। कब? तो 1970 में जो है ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनाया गया, और इस कारण से वर्षा वन में पहुँचना क्या हो गया? अब जो है संभव हो गया बहुत से क्षेत्रों में। अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकाल कर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से कर खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का जो बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। ये जो जितने भी आप अमेज़न के बारे में पढ़ें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे और इससे याद हो जाएगा। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग क्या हो गया? लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव होता है। ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन जो वन है बंजर की बदल जाता है। ये जो देख रहे हैं, पहले इतना बारिश था, यहाँ पर इतना पेड़-पौधे थे, उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ, कटा हुआ तो इतने बचे, और फिर कटा हुआ तो सिर्फ़ इतने बचे हुए हैं, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बंजर हो गई। ये जो क्षेत्र है बंजर कुछ-कुछ बंजर होते चले गए, और कृषि के लिए ये जो कृषि के लिए उपयोग किया गया, यहाँ पर रहने के लिए उपयोग किया गया। इस प्रकार से है जो जहाँ पर बारिश तो हो रही है, लेकिन जहाँ लोग रहने लगे हैं, जहाँ लोग क्या किए, तो उस मिट्टी का उपयोग हम खेती में करने लगे, उसका जो है गुणवत्ता कम होता होता चला गया।
इस प्रकार जो है सघन एवं बंजर भूमि में ये जो जो जगह थी वो ऊपरी भाग जो था वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी जो परत थी वो बह गई और वह जो जगह था वो सघन एवं बंजर भूमि में बदल गया और बदल जाता है। आगे है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब अमेज़न के बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया गया है। ये जितने भी अमेज़न के बारे में आपको बताया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर बेसिन जो है यह 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में अप्रवाहित होती है। एटलस की सहायता से आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में आपको ढूँढने के लिए कहता है, तो ऊपर के भाग में हम देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है क्या करता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिल जाएँगे। आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, आगे आपको गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं तथा सुंदर वन डेल्टा गंगा एवं हिमालय जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान जो हैं, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपथ तथा सुंदरबन डेल्टा तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता हैं। मैदानी क्षेत्र के अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु जो है मुख्यतः मानसूनी है। यहाँ की जलवायु क्या है? मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर जो है क्या होता है वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत के मानचित्र में आपको देखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित कहाँ पर है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है भारत का मानचित्र आप इस प्रकार बनाते हैं तो आपको दिखाई देता है। जो गंगा और यहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र और यहाँ से आपको गंगा दिखाई देते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, तो ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नाम जैसे देखिए आप इसके बारे में ब्रह्मपुत्र को किन-किन नामों से, किन-किन स्थानों पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब हिमालय के क्षेत्र में ये बहती है तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और जब यह बंगाल में बहती है तो इसको जमुना कहा जाता है। जब यह गंगा में मिलकर बहती है तो जब वह गंगा नदी में मिलकर बहती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र के इतने सारे नाम हैं और कहाँ-कहाँ किस नाम से पुकारा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र को चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो और जब हिमालय के क्षेत्रों में ये बहती है तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और जब यह बांग्लादेश में बहती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो जमुना और जब यह गंगा से मिल जाती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। किसको? तो ब्रह्मपुत्र को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या होती है? जनसंख्या घनत्व होती है। जितने लोग आप जैसे जैसे कि आप दिल्ली को देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। आप जैसे नागालैंड को देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। ये दिया भी गया है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 1102 है और जनसंख्या घनत्व कहाँ पे सबसे उत्तराखंड में 189 है, पश्चिम बंगाल में 1029 है। 1 किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व हो गया। बेसिन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण के प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है। जैसे देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र इनके पर्वतीय क्षेत्र में क कम लोग रहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम रहता है। लेकिन
मैदानी क्षेत्र में जब आ जाएँगे, मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, इन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है। यहाँ पर जो है फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है। वहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, जो कि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। आगे है, यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसे नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। मैदान के क्षेत्र कुछ क्षेत्र जो हैं केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान भी मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का जो है संवर्धन एवं सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों क्षेत्रों में आप वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं और विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति की भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, शाखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बाँस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा के क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। डेल्टा का क्षेत्र किससे घिरा हुआ है? मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंड जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों को चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये सब इनका जो है कहाँ क्या पाए जाते हैं, इनको बताया गया है भारत के क्षेत्रों में। तो ये आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ जूट, बाँस एवं सिल्क से बने शिल्प एकत्रित करने के लिए कहता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं असम में चाय का बागान, धान की खेती आपको यहाँ पर पानी में करते हुए दिखाया गया है। आगे है बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। बेसिन क्या? विभिन्न प्रकार के वन्यजीव भी पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि जो है सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में असम में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र जो सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के सबसे बड़ा जो है डेल्टा क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो भाग है वह सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या मिलता है? तो बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल झील बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियाँ जो है सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोग खाते हैं। कहाँ? तो बंगाल में। ये जो देख रहे हैं मगर है, ये क्या है? एक सींग वाला गैंडा है। ये जो सींग दिखाया गया है, एक सींग वाला गैंडा जो है असम में मुख्य रूप से पाया जाता है। वेदिका कृषि देख रहे हैं ढलान के रूप में वेदिका कृषि इसको बोलते हैं। देखिए वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों के समतल सतहों पर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसीलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह जो है तीव्रता कम हो। आगे देखेंगे झील एवं जीविका का साधन। झील के बगल में कैसे लोग रहते हैं, ये देखिए क्या है? अंधी डॉल्फिन के चित्रण को आप देख सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के ओलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसो अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सूसो की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अधिक मात्रा वाले गैर अपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे झील के बारे में। तो झील क्या है? विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गाँव में रहने वाला है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया और झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार बेलिनेरिया और हाइड्रिला, ये आप याद रखेंगे खरपतवार का नाम जो जल में उगते हैं बेलिनेरिया और हाइड्रिला जो है उसको निकाला, मछलियों का भोजन बनते हैं। इसको निकाल लिया खरपतवार को और जो है उनमें अब क्या किया तो आसपास वहाँ के मछलियों के भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस ज़मीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो है क्या करता है खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग करता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने नदी नदी में
जो है नदी में पकड़ने, खाने एवं बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़ कर वह पास के शहरों में जाकर क्या करता है, बेच देता है। यहाँ जो है यह समुदाय प्रकृति के साथ समझौता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण जो है जब तक शहर के प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रदूषित जल है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये सब जो जल में उगने वाले खरपतवार हैं। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास तेज़ी से भारत कर रहा है। तो इसमें से भारत क्या किया है, तो 2 अक्टूबर को 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। भारत प्रधानमंत्री ने कब स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता के लिए प्रारंभ किया? तो 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को यह स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ हुआ था। आगे है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहरों एवं कस्बे स्थित हैं। आपको अभी गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में बताया जा रहा है और ये जो जितने भी आपको पॉइंट बताए गए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। यहाँ पर देखिए गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे का कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारसी, पटना, कलकत्ता जैसे 10 लाख से अधिक क्षेत्र जो है इस वाले शहर जो हैं गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी जो है क्या होता है, बहकर नदी में जाता है जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सहायक यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लिए लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। क्या है? कोलकाता हुगली नदी पर एक स्थित महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इन बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप लखनऊ का, ये सब जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। पर्यटन के दृष्टि से आप समझ सकते हैं ये क्या है, महत्वपूर्ण पर्यटन जो है इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, आपको ताजमहल पूछा भी जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी। कहाँ? तो आगरा में। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, इलाहाबाद में क्या है, गंगा और यमुना का संगम है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश एवं बिहार में भी जो है बौद्ध स्तूप है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप स्तूप है। और लखनऊ का इमामबाड़ा भी पूछा गया कहाँ पर है। असम का काज़ीरंगा, ये भी पूछा गया काज़ीरंगा वन उद्यान कहाँ है, तो ये कहाँ है, काज़ीरंगा, तो ये असम में है। एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति कई जो है जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ये सब जो है जितने भी हैं ये इससे यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आज का आपका ये ख़त्म हो जाता है और अगला चैप्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे और जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन के रूप में आपको उस उपमहाद्वीप के नाम बताएं जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। आपको हम शुरू में ही बताए थे कहाँ पर है ये स्थित, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। आगे क्या है, आगे का क्वेश्चन, अमेज़न बेसिन के लोग कौन-कौन सी फसल उपजाते हैं? तो अमेज़न बेसिन के लोग क्या करते हैं, टेपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको और शकरकंद, कसावा, गन्ना इत्यादि जो है फसल यहाँ पर उगाते हैं। अमेज़न के वर्षा वन में लोग कौन-कौन से पंछी पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कौन पंछी, टोकन और गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। और गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर हैं? कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, ये सब जो शहर हैं, कानपुर, हरिद्वार, बनारसी, भागलपुर, ये मुंगेर, ये सब शहर स्थित हैं। और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मुख्य रूप से एक सींग गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे जो कि असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, असम में। टूकन क्या है? टूकन क्या है? तो टूकन एक पंछी है।
और यहाँ पर याद रखेंगे टोकन एक पंछी है। मैनियांक कहाँ पाए मैनियांक का प्रमुख भोजन क्या है? तो इसका क्या है? मैनियांक कहाँ के प्रमुख भोजन हैं? तो ये अमेज़न के प्रमुख भोजन हैं। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे हुगली नदी। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? तो ये देवदार और फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वृक्ष के। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो आप शुरू में ही पढ़े थे बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो ये डेल्टा के क्षेत्रों में बंगाल टाइगर मिलते हैं। अब मिलान करने के लिए कहता है तो मिलान करने के लिए आप यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं किसको? सूती कपड़े तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। और मल्लों का क्या है? तो ये ढालू छत है। मल्लों का क्या है? तो ढालू छत है। और पिरान्या क्या है? तो एक मत्स्य। मत्स्य कहाँ है? मत्स्य है। और रेशम कीट है क्या? तो रेशम कीट पालन है रेशम कीट। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा कहाँ है? ये असम है। इस प्रकार से क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन है इस प्रकार हम बना दिए हैं और ये ख़त्म होता है। यहाँ पर एक है वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं क्यों? तो वर्षा वन जो है वन वाले क्षेत्र में कृषि के लिए अन्न एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है क्या करता है वर्षा वनों की तेज़ी से कटाई हो रही है, इसके कारण जो है वर्षा वन लुप्त हो रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती होती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्रों में क्या होता है? धान की खेती होती है क्यों? तो यहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है और धान के लिए क्या है उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।